चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो स्प्रिंग मास सिस्टम है, दोनों का मास तो सेम है लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। तो चलो पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और दूसरे का K2, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है। तो चलो पहले का एम्पलीट्यूड A1 और दूसरे का A2, लेकिन दोनों की मैक्सिमम स्पीड सेम है। तो एम्पलीट्यूड A2/A1 का रेशियो क्या होगा वो देखना है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम है और स्प्रिंग मास सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, √K/m, और पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड देखनी है। तो हमको पता है कि जब जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पास होंगे तो उनकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं इससे इनकी मैक्सिमम स्पीड ω/a होगी। तो बस दे रखा है कि दोनों की मैक्सिमम स्पीड सेम है, तो मैक्सिमम स्पीड को बराबर कर देंगे। तो बताओ, जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ω1a1, और दूसरे की मैक्सिमम स्पीड ω2a2। दोनों की मैक्सिमम स्पीड बराबर है तो बराबर कर देंगे, वैल्यू रखते हैं ω1। तो है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी √K/m ना, तो पहले की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, √K1/m इंटू A1 इक्वल टू ω2। दूसरे की एंगुलर फ्रीक्वेंसी √K2/m इंटू A2। बस सॉल्व करेंगे तो बताओ, m से m कैंसिल हो गया, तो हमको A2/A1 निकालना है। तो A1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो A2/A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √K1/K2। तो √K1/K2 ये सेकेंड आंसर है, करेक्ट, लिखने में गलती हो गई, सेकेंड आंसर है K1/K2। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो इसमें लॉजिक गेट का सर्किट बना रखा है, तो बस ये पूरा सिस्टम इक्विवेलेंट किस गेट के टाइप से काम करेगा वो देखना है। मतलब एक्चुअली हमको फाइनल आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो क्लास में कर चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बता, इधर से कितना एंटर करेगा A और इधर से एंटर करेगा B। अब सबसे पहले और गेट है तो दोनों का बुलियन एडिशन करेगा, मतलब A प्लस B, और आगे जो बबल है वो नॉट गेट की निशान है वो उसका उल्टा कर देगा। तो फाइनली आउटपुट निकल करके क्या आएगा, A प्लस B का होल बार, लेकिन दोनों को अलग अलग करते हैं। तो उसके लिए डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो जो एडिशन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब A प्लस बी के होल बार को हम A बार इंटू B बार लिख सकते हैं। तो यहाँ इतना एंटर करेगा। अब इधर देखते हैं, तो इधर से एंटर कर रहा है A, इधर से एंटर कर रहा है B, तो एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब A इंटू B, और आगे जो बबल है वो नॉट गेट की निशान है वो उसका उल्टा कर देगा। तो इससे आउटपुट निकल करके क्या आएगा अपने पास, A डॉट B का होल बार। और पता है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग करेंगे तो मल्टीप्लाई एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब A डॉट B के होल बार को हम क्या लिख सकते हैं, A बार प्लस B बार। तो इधर से एंटर करेगा A बार इंटू B बार, इधर से एंटर करेगा A बार प्लस B बार। तो ये एंड गेट है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा। तो इससे बताओ, है ना, एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो इससे फाइनल आउटपुट कितना आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई, ये तो कितना है A बार इंटू B बार, और ये कितना है A बार प्लस B बार। तो एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनल आउटपुट ये आ जाएगा, A बार डॉट B बार इंटू A बार प्लस B बार। बस इसको सॉल्व करते हैं। चलो नॉर्मल टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A बार डॉट B बार इंटू A बार, और फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा, A बार डॉट B बार डॉट B बार। तो सॉल्व करते हैं, तो ये पता होगा कि बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग उसमें उसी का ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी वही आता है। मतलब 0 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, तो A बार और A बार का मल्टीप्लाई भी A बार आएगा, और वैसे यहाँ B बार और B बार का मल्टीप्लाई भी B बार ही आएगा। तो बताओ फाइनल आउटपुट कितना आ गया, बताओ A बार डॉट B बार प्लस ये भी A बार डॉट B बार। अब ये भी पता होगा कि बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग किसी एक में उसी चीज़ को ऐड करें तो आंसर भी वही आएगा। तो ये बताया कि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 का बुलियन एडिशन 1, तो A बार डॉट B बार और A बार डॉट B बार इनका बुलियन एडिशन भी कितना होगा, A बार डॉट
बी बार इतना होगा। अब इन दोनों कंबाइन करते हैं तो पता है कि कंबाइन करेंगे तो मल्टीप्लाई जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये कितना बन जाएगा a प्लस बी का होल बार। तो बस इस बार फाइनल आउटपुट a प्लस बी का होल बार है, तो ये पूरा सिस्टम नॉर गेट के इक्विवेलेंट। बताओ ना, फाइनल आउटपुट a प्लस बी का होल बार है, a प्लस बी मतलब दोनों का एडिशन कर रहा है और बार मतलब फिर उसका उल्टा कर रहा है। तो पहले एडिशन कर रहा है और फिर उसका उल्टा कर रहा है, मतलब ये पूरा सिस्टम इफेक्टिवली एक नॉर गेट के टाइप से काम करेगा। सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है, मतलब बंद डब्बा है, इसका वॉल्यूम 30 लीटर दे रखा है। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। और इसमें ठूस ठूस करके ऑक्सीजन गैस भरी, और शुरू में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे, 18.2 मोल दे रखे हैं ना। अब देखो हमको दे रखा है कि सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस लीक हो रही है ना, इससे ऑक्सीजन गैस लीक हो रही है, और लीक होने के कारण फाइनली इस गैस का गेज प्रेशर कितना हो गया, 11 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो पता होगा कि गेज प्रेशर का मीनिंग बताया था, तो ध्यान रखा कि कहीं भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज़्यादा होता है उसको गेज प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर एक्सिस बोलते हैं। तो बस बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, गैस का प्रेशर पी, तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा पी माइनस पी नॉट। और हमको दे रखा है कि गेज प्रेशर कितना है, 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो 11 पी नॉट है। तो इस पी नॉट को ट्रांसफर करेंगे तो पी इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 12 पी नॉट। मतलब कहने का मतलब है कि फाइनली गैस का प्रेशर कितना हो गया, 12 पी नॉट। तो 12 इंटू पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कितना होता है 10⁵ पास्कल। वैसे तो 1.01 इंटू 10⁵ है, लेकिन इतना प्रेम नहीं है, इसको 10⁵ ही। तो कहने का मतलब है कि फाइनली गैस का प्रेशर इतना हो गया है। फिर फाइनली गैस का टेम्परेचर कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन। तो बस फाइनली गैस का प्रेशर इतना हो गया है, टेम्परेचर इतना हो गया है, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा 30 रहेगा, क्योंकि बंद डब्बा है, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा। तो बस फाइनली गैस का प्रेशर इतना हो गया, टेम्परेचर इतना हो गया, वॉल्यूम इतना हो गया, तो फाइनली गैस के नंबर ऑफ मोल देख सकते हैं। ठीक है ना। तो हमको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो एन इक्वल टू पीवी ओपन आर टी, तो फाइनल मोल कितने हो जाएंगे, पी फाइनल वी फाइनल ओपन आर टी फाइनल ही हो जाएंगे। वैल्यू रखते हैं, पी फाइनल तो 12 इंटू 10⁵, वी फाइनल तो वॉल्यूम तो फिक्स है, वो तो 30 लीटर है, या मीटर क्यूब के लिए 10⁻³ कर देंगे ओपन आर। तो इस बार इन्होंने कृपा कर दी है ना, गैस कांस्टेंट हमको कितना दे रखा है 100/12 ऐसा दे रखा है, और टी फाइनल, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। इसको सॉल्व कर लेना है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 से 30 भी कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 12 144/10 करेंगे तो 14.4 मोल। तो फाइनली मोल इतने हो गए। बस बताओ, इस सिलेंडर में ऑक्सीजन के इनिशियल मोल 18.2 थे, फाइनली 14.4 हो गए। तो बस बताओ है ना, कितना मोल ऑक्सीजन लीक हुई वो देखना है। तो बताओ, लीक हुए ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, एन इनिशियल माइनस एन फाइनल। एन इनिशियल तो 18.2 माइनस एन फाइनल कितना है 14.4। ये सबट्रैक्ट कर लेना, सबट्रैक्ट कर लोगे तो लीक हुए ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ जाएंगे, ये सबट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक 3.8 इतना होगा। तो बस इस प्रोसेस में 3.8 मोल इतनी ऑक्सीजन लीक हुई है, तो लीक हुए ऑक्सीजन के मोल इतने होंगे, तो लीक हुए ऑक्सीजन का मास कितना होगा, सिंपली मोल इंटू मोलर वेट। तो लीक हुए ऑक्सीजन के मोल तो 3.8 है, इंटू ऑक्सीजन का मोलर वेट 32, तो ये मल्टीप्लाई कर देना। मेरे ख्याल से ये मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक तुम्हारे पास ऑलमोस्ट ये 122 ग्राम ऐसा कुछ आएगा, कर सकते हो ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लीक हुए ऑक्सीजन का मास 122 ग्राम, या केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.122 केजी। तो लीक हुए ऑक्सीजन का मास
0.122 kg होगा, तो ये 0.125 के सबसे क्लोजेस्ट है। पता नहीं इन्होंने मल्टीप्लाई करने में कौन सी वैदिक गणित लगा दी है, ठीक। बाकी 0.122 kg ये होगा, उसके क्लोजेस्ट 0.125 kg, इस ऑप्शन को चिपकाना होगा। ये आंसर थर्ड रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई कैमरा है, इसमें 4 थिन कॉन्वेक्स लेंस है, इनको बिल्कुल पास पास हटा के रखा है। तो देखो हर एक लेंस की पावर P है और हर एक लेंस के कारण जो मैग्निफिकेशन जो क्रिएट किया जा रहा है वो M है। तो बस हमको देखना है कि ऐसे ऐसे 4 लेंस को सटा के रखें, तो अब कॉम्बिनेशन की इक्वलेंट पावर कितनी होगी और इक्वलेंट मैग्निफिकेशन कितना होगा वो देखना है। चलो पहले हमको इक्वलेंट पावर देखनी है। तो ये तो हमको पता है। ये बताओ बहुत सारे लेंस को पास पास हटा के रखे हैं, तो उनकी इक्वलेंट फोकल डिस्टेंस कितनी होती है, 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/4। तो बताओ 1/f को हम पावर बोल सकते हैं ना, तो पावर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, P इक्वलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो बस हम बोल सकते हैं कि इक्वलेंट पावर तो कितनी हो जाएगी, P1 भी P, P2 दूसरे लेंस की पावर भी P, तीसरे लेंस की पावर भी P और चौथे लेंस की पावर P। तो इक्वलेंट पावर तो कितनी हो जाएगी, 4P हो जाएगी। लेकिन इक्वलेंट मैग्निफिकेशन देखना है। ये भी ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि पहले लेंस के कारण मैग्निफिकेशन M1 हो, दूसरे लेंस के कारण M2 हो, तीसरे लेंस के कारण M3 और चौथे लेंस के कारण M4 हो। तो इक्वलेंट मैग्निफिकेशन तो M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4। तो इक्वलेंट मैग्निफिकेशन कितना होगा, पहले लेंस के कारण भी मैग्निफिकेशन M, दूसरे लेंस के कारण भी M, तीसरे लेंस के कारण भी M और चौथे लेंस के कारण भी M। तो इक्वलेंट मैग्निफिकेशन तो कितना हो गया, M की पावर 4। तो इक्वलेंट पावर तो 4P होगी, लेकिन इक्वलेंट मैग्निफिकेशन M की पावर 4। ये फर्स्ट आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि 2 सिलेंड्रिकल कंटेनर हैं। पहले सिलेंड्रिकल कंटेनर की क्रॉस सेक्शन रेडियस RA और इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस RB है। दोनों में पिस्टन लगा दिया है जो बिल्कुल स्मूथली मूवेबल है, और दोनों में गैस भर दी है। और हमको दे रखा है इनिशियली गैस का प्रेशर सेम है, मतलब इसका प्रेशर P है तो इसका भी P है। अब देखो क्या करें कि गैसेस को हमें से गर्म कर रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं और धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। तो वैसे तो हमको पता है कि पिस्टन स्मूथली मूवेबल है और बहुत धीरे धीरे हीट दे रहे हैं, तो उस केस में प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ तो लड्डू टाइप से दे ही रखा है कि इस बार आइसोबैरिक प्रोसेस से हम हीटिंग कर रहे हैं, ये दे रखा है ना। और पता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीटिंग करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रोपोर्शनली वॉल्यूम भी बढ़ेगा। गैस एक्सपेंड हो गई हो तो पिस्टन आगे बढ़ेगा। तो हमको दे रखा है कि पहले केस में पिस्टन 16 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है और दूसरे केस में पिस्टन 9 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है। उसके बाद हमको दे रखा है कि आइसोबैरिकली गर्म कर रहे हैं ना, बोलने की जरूरत नहीं है कि शुरू में प्रेशर सेम था, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस करें तो हमेशा इनका प्रेशर सेम ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन में हमको इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है कि दोनों गैसेस को आइसोबैरिकली गर्म करें ना, तो दोनों गैसेस को दी गई हीट भी सेम है और चेंज इन इंटरएनर्जी भी सेम है। तो क्रॉस सेक्शन रेडियस का रेशो क्या होगा वो देखना है। तो इसको तो इजीली कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दोनों केसेस में हीट गिवन भी सेम है, चेंज इन इंटरएनर्जी भी सेम है, तो गैस का वर्क डन भी सेम होगा। बताओ ना, हीट गिवन इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरएनर्जी होता है। हीट गिवन सेम है, चेंज इन इंटरएनर्जी सेम है, तो गैसेस का वर्क डन भी सेम होगा। मतलब फर्स्ट केस और सेकेंड केस में वर्क डन सेम होगा। अब बताओ आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में तो वर्क डन कितना होता है, सिंपली P डेल्टा V। P दोनों का सेम है ना, तो बताओ कि जो पहली गैस है उसका वर्क डन कितना होगा, P इंटू डेल्टा V1, और जो दूसरी गैस है उसका वर्क डन कितना होगा, P इंटू डेल्टा V2। तो दोनों का प्रेशर सेम है, इससे P से P कैंसिल हो जाएगा। तो इस बार सिंपली डेल्टा V1 शुड बी इक्वल डेल्टा V2। तो बस आराम से बताओ कि वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा इसका, है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा,
पाई आर A1 स्क्वायर इंटू इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा x1 लिख देता हूँ इक्वल टू इसका भी वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया तो पाई आर बी स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो बस अब हमको आर ए बाय आर बी का रेशियो निकालना है। ट्रांसफर कर सकते हैं ना, उधर ट्रांसफर करेंगे तो आर ए ओपन आर बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1। तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आर ए ओपन आर बी इक्वल टू डेल्टा x2 बाय डेल्टा x1 का अंडर रूट। बताओ रूट डेल्टा x2 कितना है 9 सेंटीमीटर, डेल्टा x1 16 सेंटीमीटर। तो ये अंडर रूट करेंगे तो आर ए ओपन आर बी का रेशियो अपने पास कितना आ गया 3/4। तो आर ए ओपन आर बी का रेशियो 3/4 होगा। ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में दो दो चीज़ें पूछी हैं। तो पहले जो सिंपल पार्ट है उसको कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको दे रखा है कि रबर का कोई फुला हुआ गुब्बारा है। इसके रबर का सरफेस टेंशन कांस्टेंट हम लोग टी बोलते हैं लेकिन इन्होंने एस बोल रखा है। उसके बाद इनिशियली गुब्बारे की रेडियस कैपिटल आर, गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी है उसकी डेंसिटी रो। और अब हम क्या करें कि गुब्बारे में ऐसा ऑरिफिस बनाए थे जहाँ ऑरिफिस का एरिया ए पता है कि गुब्बारे में छेद है, ऑरिफिस बना देंगे तो हवा बाहर निकलेगी ना, है ना, हवा ऐसे बाहर निकलेगी। और इस पूरे गुब्बारे की सारी हवा को खाली होने में जो टाइम लगा उसको कैपिटल टी बोला है। और क्वेश्चन दे रखा है कि पूरे गुब्बारे को खाली होने में जो टाइम लग रहा है वो एक तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट एस पे डिपेंड कर रहा है, उसके बाद ऑरिफिस के एरिया ए पे डिपेंड कर रहा है, एयर की डेंसिटी रो पे डिपेंड कर रहा है और गुब्बारे की इनिशियल रेडियस कैपिटल आर पे डिपेंड कर रहा है। और दे रखा है कि गुब्बारे को खाली होने में जो टाइम है वो सरफेस टेंशन कांस्टेंट एस की पावर अल्फा, ए की पावर बीटा, डेंसिटी रो की पावर गामा और इसकी रेडियस की पावर डेल्टा इस टाइप डिपेंड कर रहा है। तो बस क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा है कि बस अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कितने होंगे वो देखना है। ठीक है, तो तुम बताओ कि जो भी गुब्बारे को खाली होने में टाइम है इन पे डिपेंड करेगा और साथ में कोई नॉन डायमेंशनल नंबर भी आ सकता है। तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि गुब्बारे को खाली होने में जो टाइम है वो किस फॉर्म में होगा, सम नंबर एस की पावर अल्फा, ए की पावर बीटा, रो की पावर गामा इंटू आर की पावर डेल्टा। बस अल्फा बीटा गामा और डेल्टा निकालना है तो कर चुके हैं। ये बताओ इनकी वैल्यू निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सिंपली LHS और RHS की डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। सबसे पहले LHS की डायमेंशन, तो LHS में तो गुब्बारे को खाली होने में टाइम है और टाइम की डायमेंशन तो सिंपली t होती है, जिसको डिटेल में क्या लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। तो ये तो LHS की डायमेंशन हो गई। अब RHS की डायमेंशन, तो सम नंबर तो डायमेंशन लेस होता है, इसको तो इग्नोर कर सकते हैं। तो बस पहला s की पावर अल्फा, तो पहले s मतलब सरफेस टेंशन कांस्टेंट की डायमेंशन तो याद नहीं है, निकाल सकते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि सरफेस टेंशन फोर्स बेसिकली क्या होता है T इंटू एल, है ना, T की जगह इन्होंने S वर्ड यूज किया है तो सरफेस टेंशन फोर्स T इंटू एल की जगह S इंटू एल। बताओ फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2, S की डायमेंशन निकालनी ऐसे ही रहने देते हैं और L जो उसको डायमेंशन ही कैपिटल L, तो कैपिटल से कैपिटल L कैंसल, तो इससे सरफेस टेंशन कांस्टेंट की डायमेंशन m की पावर 1 t की पावर -2। तो लिख देता हूँ कि सरफेस टेंशन कांस्टेंट की डायमेंशन तो m की पावर 1 t की पावर -2 इसकी पावर अल्फा। फिर एरिया, तो एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर इसकी पावर बीटा। फिर डेंसिटी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है तो उसकी डायमेंशन m बाय l क्यूब और इसकी पावर गामा। और r इस बलून की रेडियस वो एक टाइप की लेंथ होती है तो डायमेंशन ही l की पावर डेल्टा ऐसे लिख सकते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो होता है तो m की पावर अल्फा हो गया और m की पावर गामा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर अल्फा प्लस गामा। फिर l की पावर, तो ये l की पावर बीटा, फिर ये l की पावर -3 गामा और ये l की पावर डेल्टा, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर 2 बीटा
माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा, है ना। और अब टी की पावर, तो इधर टी की पावर -2 अल्फा है और बाकी कहीं टी है ही नहीं, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, -2 अल्फा इतनी हो जाएगी, है ना। बस ये कर लिया ना। बस अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सिंपली LHS और RHS की डायमेंशन को बराबर करेंगे। तो चलो एक तो m की पावर को कंपेयर करते हैं, तो इधर m की पावर 0 और इधर m की पावर अल्फा प्लस गामा है, तो m की पावर को इक्वेट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0। वैसे l की पावर को इक्वेट करते हैं, तो इधर l की पावर 0 और इधर l की पावर 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा, तो बताओ l की पावर को इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। और ऐसे ही t की पावर को इक्वेट करते हैं, तो उधर t की पावर 1 और इधर t की पावर -2 अल्फा है, तो t की पावर को इक्वेट करेंगे तो -2 अल्फा इक्वल टू 1। तो इससे अल्फा तो निकाल सकते हैं, बताओ -2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू -हाफ, पक्का है कि अल्फा -हाफ। और बताओ इस इक्वेशन में अल्फा की जगह, है ना, इस इक्वेशन में अल्फा की जगह -हाफ यूज, यानी इसमें अल्फा की जगह -हाफ रखेंगे तो -हाफ प्लस गामा इक्वल टू 0, ट्रांसफर करेंगे तो इससे गामा इक्वल टू कितना आ गया +हाफ। तो दो चीज़ें तो पक्का हो गई कि अल्फा -हाफ और गामा +हाफ। तो एक बार देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में है ना, अल्फा इक्वल टू -हाफ और गामा इक्वल टू +हाफ ना। तो होता अल्फा इक्वल टू -हाफ और गामा इक्वल टू +हाफ, ये केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही है। बाकी ऑप्शन देखोगे तो अल्फा इक्वल टू -हाफ और गामा इक्वल टू +हाफ दोनों किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहे हैं। तो अल्फा इक्वल टू -हाफ और गामा इक्वल टू +हाफ ये केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है ना। एग्जाम में आगे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है ना। तो एग्जाम में तो यहीं तक करना है, लेकिन अभी हम एग्जाम के बाहर हैं तो एक बार देखते हैं कि बीटा और डेल्टा कितना होगा वो देखना है, ठीक है ना। बीटा और डेल्टा कितना हो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एक्चुअली 4 वेरिएबल है, जबकि इक्वेशन केवल 3 ही बन सकती हैं। तो होता 4 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन केवल 3 ही है, तो इसमें बीटा और डेल्टा का कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी एक बार थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं, तो इसमें 3 गामा को उधर ट्रांसफर करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 3 गामा। हमको पता है कि इसमें गामा की वैल्यू कितनी है गामा की वैल्यू कितनी है, हाफ है। तो ये 3 गामा कितना हो गया बताओ, 3/2। तो बस बीटा और डेल्टा के बारे में बस इतना ही बोल सकते हैं कि 2 बीटा प्लस डेल्टा इक्वल 3/2 है। बाकी बीटा और डेल्टा की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में एक बार देखते हैं कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं। तो इसमें बीटा इक्वल -1 और डेल्टा इक्वल 7/2 दे रखा है, तो बस इसमें बीटा की जगह -1 और डेल्टा की जगह 7/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 7/2, इसको करेंगे तो 3/2। तो होता LHS भी 3/2 और RHS भी 3/2 है। LHS RHS बराबर आ रहे हैं, मतलब बीटा इक्वल -1 और डेल्टा इक्वल 7/2 कम से कम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। बीटा और डेल्टा का एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो निकाल नहीं सकते, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब बीटा इक्वल -1 और डेल्टा इक्वल 7/2 इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये और पक्का हो गया कि आंसर 1 ही होगा। अब चलो इसमें एक और पार्ट पूछा है, ठीक है ना। वैसे तो इतने से आंसर आ रहा है, ये जो दूसरा पार्ट है इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक और चीज़ पूछी है ना। वो हमको दे रखा था कि फुलाव गुब्बारा है ना। वो हमको दे रखा था फुलाव गुब्बारा है जिसका सरफेस टेंशन कांस्टेंट एस है, लेकिन हम इसको टी बोलते हैं, इसको टी बोल लेते हैं ना। और चलो
इसमें हमने ऑरिफिस बनाया, पता है कि ऑरिफिस बनाएंगे तो गुब्बारे से हवा निकलेगी, तो उसके कारण गुब्बारे की रेडियस घटेगी। और चलो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर गुब्बारे की रेडियस आर है, तो उस इंस्टेंट पर हवा निकलने की वेलोसिटी कितनी होगी, और ये गुब्बारे की रेडियस आर पर कैसे डिपेंड करेगी वो देखना है ना। तो चलो सबसे हमको देखना है गुब्बारे के अंदर जो हवा है उसका प्रेशर कितना हो देखना है। तो तुमने पढ़ा होगा है ना, तो हमने बताया था कि ये बिल्कुल फुला हुआ गुब्बारा है तो इसके रबर में टेंशन होगी, है ना। फुला हुआ गुब्बारा है तो इसके रबर में टेंशन होगी जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, और सरफेस टेंशन के कारण गुब्बारा अंदर वाली हवा को दबा के रखता है। तो बाहर के कंपैरिजन में अंदर की हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसको प्रेशर एक्सिस बोलेंगे, और प्रेशर एक्सिस कितना होता है 2T/R। तो बस बताओ, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो गुब्बारे के अंदर जो हवा होगी उसका प्रेशर कितना होगा P0 + 2T/R। तो गुब्बारे के अंदर जो हवा होगी उसका तो प्रेशर P0 + 2T/R होगा, लेकिन बाहर तो एटमॉस्फेरिक एयर है तो बाहर प्रेशर P0 होगा। तो बस बताओ गुब्बारे की अंदर की एयर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो ऑरिफिस करेंगे तो एयर फ्लो होगी नेचुरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मतलब हवा अंदर से बाहर की ओर जाएगी, मतलब हवा बाहर निकलेगी। तो इस इंस्टेंट पर हवा निकलने की वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो बस आराम से बताओ कि उसके लिए क्या करेंगे, इस ऑरिफिस के जस्ट अंदर और ऑरिफिस के जस्ट बाहर के बीच बर्नौली की इक्वेशन लगा देंगे। पता है ना, यही लगाते हैं ना। ऑरिफिस के जस्ट अंदर और ऑरिफिस के जस्ट बाहर के बीच बर्नौली की इक्वेशन लगाए थे, और पता है कि इस बार एयर के लिए बर्नौली लगाने तो रोजिएट की टर्म नहीं आएगी। पता होगा कि एयर पर तो ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, तो एयर के लिए कभी बर्नौली लगाओगे तो रोजिएट की टर्म आएगी नहीं। तो ऑरिफिस के जस्ट अंदर और ऑरिफिस के जस्ट बाहर के बीच बर्नौली की इक्वेशन क्या बनेगी, P1 + हाफ रो V1² = P2 + हाफ रो V2²। वैल्यू रखते हैं P1 जस्ट अंदर प्रेशर, तो जस्ट अंदर तो प्रेशर कितना है P0 + 2T/R प्लस हाफ रो V1², तो अंदर तो एयर रुकी हुई है, इससे अंदर तो एयर की वेलोसिटी 0 = P2 जस्ट बाहर प्रेशर। तो बताओ जैसे एयर गुब्बारे के जस्ट बाहर जाएगी तुरंत एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगी, तो जस्ट बाहर तो एयर का प्रेशर P0 + हाफ रो V² निकालना है। सॉल्व करेंगे तो P0 से P0 कैंसल, तो कितना आ गया अपने पास, हाफ रो V² = कितना हो गया 2T/R। ये रो टी ये सब तो कांस्टेंट है, तो V² प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो V प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा 1/√R, मतलब V प्रोपोर्शनल टू R की पावर -½ तो बस V प्रोपोर्शनल टू R की पावर -½ होगा, मतलब ये जो A उसकी वैल्यू -½ होगी। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है। अब देखो इसको बताने में मुझे टाइम लग गया है ना, लेकिन ध्यान रखा कि कोई स्मार्ट पर्सन हो तो ये वाला पार्ट करने की जरूरत है ही नहीं, केवल डायमेंशन एनालिसिस करना है, और उससे बस अल्फा और गामा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा और गामा की वैल्यू केवल ऑप्शन 1 में ही मिल रही है, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन 1 को टिक कर सकते हैं, इतना सारा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं थी। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि m मास का छोटा सा पेंडुलम है जो l लेन के धागे से लटका हुआ है, और लोएस्ट पोजीशन पर इसको u जितनी स्पीड देकर छोड़ देते हैं ना। मैं शब्द चेंज कर रहा हूँ, V0 की जगह u शब्द का यूज़ कर रहा हूँ ना। तो बस लोएस्ट पोजीशन पर इस पेंडुलम को u जितनी स्पीड देकर छोड़ देते हैं ना, तो छोड़ेंगे तो ये पेंडुलम वर्टिकल प्लेन में फ्रीली सर्कुलर मोशन करेगा, और क्वेश्चन दे रखा है कि ये पेंडुलम जब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल वाली इस पोजीशन में पहुंचता है तो इस पोजीशन पर रस्सी जस्ट लूज हो जाती है, और चलो इनिशियल स्पीड तो u है और इस पोजीशन पर इसकी स्पीड v है, तो बस हमको v/u का रेशियो निकालना है। स्टार्ट करते हैं ना। तो ये पेंडुलम को u जितनी स्पीड देकर छोड़ दिया है, वर्टिकल प्लेन में फ्रीली सर्कुलर मोशन करेगा, तो चलो मान लेते हैं कि थीटा एंगल वाली पोजीशन पर इसकी स्पीड v हो गई है, और बस दे रखा है कि इस इंस्टेंट पर रस्सी जस्ट लूज होने वाली है। बताए कि रस्सी जस्ट लूज होने के लिए बाहर की ओर खींचने वाला फोर्स और अंदर की ओर दबाने वाला फोर्स एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। तो चलो है ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि सिंपली घूमते पेंडुलम के रिस्पेक्ट में देखते हो तो रोटेटिंग फ्रेम से देखते हैं, और
रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर बताओ पेंडुलम पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे। एक तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg फील होगा, और दूसरा बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आराम से बताओ कि पेंडुलम इस वाले वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, तो इसका सेंटर इधर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर फील होगा, और वो कितना होगा mv²/r उसकी जगह mv²/l। mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। mg का एक कंपोनेंट रस्सी के अलोंग और एक परपेंडिकुलर। चलो एंगल देखना है, तो बताओ, है ना, इसको एक इंक्लाइन मान सकते हैं, तो इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो उसके परपेंडिकुलर का वर्टिकल से भी एंगल थीटा होगा। या चाहो तो छोटे बच्चों टाइप से कर भी सकते हो कि बताओ, तो बताओ ये एंगल थीटा है 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री थीटा mg है। इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये mg cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये mg साइन थीटा। ऐसे कंपोनेंट कर लिए, तो बस अब तो, है ना, अब तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि mv²/r बाहर की ओर है तो रस्सी को खींचने का काम करेगा, mg साइन थीटा अंदर की ओर है तो रस्सी को दबाने का काम करेगा। तो बताओ रस्सी लूज होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो अंदर की ओर दबाने वाला फोर्स है वो खींचने वाले फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। या चलो हमको दे रखा है कि इस पोजीशन पर रस्सी जस्ट लूज हो रही है, तो रस्सी जस्ट लूज होने के लिए तो बाहर की ओर खींचने वाला फोर्स अंदर की ओर दबाने वाले फोर्स के एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। तो बताओ बाहर की ओर खींचने वाला फोर्स तो कितना है mv²/l, और अंदर की ओर दबाने वाला फोर्स कितना है mg साइन थीटा, दोनों एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू तो कितना आ गया √GL साइन थीटा। तो पता चल गया कि जिस पोजीशन पर रस्सी जस्ट लूज होगी उस पोजीशन पर तो इसकी स्पीड कितनी होगी √GL साइन थीटा। तो बस इस पोजीशन पर इतनी स्पीड लाने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर इसको कितनी स्पीड देनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए इनिशियल से फाइनल के बीच क्या लगा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। बताओ फ्रीली मूव कर रहा है ना, बस लोएस्ट पोजीशन पर स्पीड कितनी देनी होगी उसके लिए यहाँ से यहाँ के बीच एनर्जी कंजर्वेशन। और चलो ज़रा डिटेल में नहीं, इसको मिटा रहा हूँ, है ना। हाँ बस इसकी और इसके बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, और डिटेल में नहीं शॉर्ट में लगाते हैं। एक बताओ पेंडुलम ओवरऑल ऊपर आ रहा है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है और बदले में काइनेटिक एनर्जी घट रही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इसकी डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो पहले डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कि इनिशियल माइनस फाइनल। पता होगा डिक्रीज मतलब लॉस, लॉस क्या होता है परचेजिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फाइनली हाफ mv²। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल मतलब हाफ mu² माइनस हाफ mv² इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, जहाँ h वर्टिकल हाइट, तो ये तो l होगी। अब ये कितनी होगी वो देखना है, तो धागे की लेंथ l है ना, ये एंगल थीटा है। तो बताओ इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस l है, एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा l साइन थीटा। तो ये l, ये l साइन थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्टिकल हाइट कितनी होगी l प्लस l साइन थीटा, जिसको l इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ के कंपैरिजन इधर पेंडुलम कितना ऊपर उठ रहा है l 1 प्लस साइन थीटा, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, जहाँ h कितना होगा l 1 प्लस साइन थीटा इतना होगा। बस इससे हम u निकाल सकते हैं। चलो बताओ m कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये m कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएंगे, और ये हाफ को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो इधर कितना आ जाएगा u² माइनस v² इक्वल टू कितना आ जाएगा 2gl 1 प्लस साइन थीटा। अलग अलग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2gl प्लस 2gl साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। चलो v की वैल्यू रख सकते हैं, v √gl साइन थीटा है, तो v² करेंगे तो कितना आ जाएगा gl साइन थीटा। तो बस इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो बताओ u² कितना हो जाएगा, u² कितना हो जाएगा
ये 2gl प्लस 3gl साइन थीटा, तो होता है इसमें gl को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 साइन थीटा, तो होता है u स्क्वायर इतना है तो u इसका अंडर रूट, तो u इतना हो जाएगा। बस अब हमको किसका रेशो पूछा है, हमको किसका रेशो पूछा है, v ओपन u का रेशो, तो होता v तो कितना है रूट gl साइन थीटा ओपन u कितना है रूट ऑफ gl इंटू 2 प्लस 3 साइन थीटा, तो सॉल्व करेंगे तो रूट gl से रूट gl कैंसिल, तो कितना आ जाएगा रूट ऑफ साइन थीटा ओपन 2 प्लस 3 साइन थीटा, तो सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखना, तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी P है जो कि मेजर्ड क्वांटिटी A, B, C और D पर डिपेंड कर रही है, और कैसे डिपेंड कर रही है, A क्यूब B स्क्वायर ओपन C और रूट D को D की पावर हाफ ऐसे डिपेंड कर रही है। अब हमको दे रखा है कि A मेजरमेंट में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या मैक्सिमम पॉसिबल एरर 1% है, B मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर 3%, C मेजरमेंट में 2% और D मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर 4% है तो इन सब के कारण P मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी होगी वो देखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने किए हैं। पता है कि जो P है वो मल्टीप्लाई डिवीजन की फॉर्म में, और बताया कि मल्टीप्लाई डिवीजन की फॉर्म में हो तो हम लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करते हैं, और वैसे तो स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट बोल सकता है कि लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे तो सारी टर्म बिखर जाएगी और पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी माइनस डेल्टा सी बाई सी माइनस हाफ डेल्टा डी बाई डी ये कर सकते हैं, लेकिन चलो एक बार छोटे बच्चे टाइप से कर लेते हैं। तो वही मल्टीप्लाई डिवीजन की फॉर्म में तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले लॉग लेते हैं, लॉग लेंगे तो इधर लॉग पी इक्वल टू इधर लॉग ए की पावर 3, पावर बाहर आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 3 लॉग ए, मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, लॉग बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 लॉग बी, डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा लॉग सी, और ये भी डिवीजन है तो माइनस लॉग डी की पावर हाफ, जिसको हाफ लॉग डी बोल सकते हैं तो लॉग ले लिया, तो बस अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट बताओ कि लॉग पी का डिफरेंशिएशन 1 बाई पी इंटू डी पी, जिसको डी पी बाई पी भी लिख सकते हो, लेकिन चलो मैं डेल्टा पी बाई पी लिख देता हूँ, इक्वल इधर 3 कॉन्स्टेंट है बाहर, और लॉग ए का डिफरेंशिएशन डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, और लॉग बी का डिफरेंशिएशन डेल्टा बी बाय बी माइनस लॉग सी का डिफरेंशिएशन डेल्टा सी बाय सी माइनस हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर, और लॉग डी का डिफरेंशिएशन डेल्टा डी बाय डी, है ना। अब हमको मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है, तो बताया कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए अपनी श्रद्धा से माइनस का भी प्लस कर देंगे, तो बस वैल्यू रख सकते हैं डेल्टा ए बाय ए मेजरमेंट में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर, तो ये कितनी दे रखी है 1%, डेल्टा बी बाय बी मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 3%, डेल्टा सी बाय सी मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 2%, और डेल्टा डी बाय डी मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 4%। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 3% प्लस ये 6% प्लस ये कितना आ गया 2%, और ये भी कितना आ गया 2%, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13%, मतलब पी मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर 13% हो सकती है, तो ये फर्स्ट आंसर अपना करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखना, तो इसमें हमको दे रखा है कि सन है, मतलब अपना सूर्य है, और ये अपने एक्सिस की बॉड स्पिन कर रहा है, दे रखा है कि सन को एक स्पिन कंप्लीट करने में 27 डेज लग रहे हैं, मतलब इसके स्पिन करने का टाइम पीरियड 27 डेज है, और स्पिन करने की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं। अब चलो मान लेते हैं कि सूरज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, मतलब इसका आखिरी समय आ गया है। तो कई लोगों ने सुना होगा कि जब सूरज का बिल्कुल आखिरी टाइम आएगा उसके बाद जो सन है वो एक्सपेंड होने लगेगा, तो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो हमको दे रखा है कि अब आखिरी टाइम आ गया है, तो उसके कारण सन जो है वो सूझ गया है, मतलब सन एक्सपेंड हो रहा है, और हमको दे रखा है कि एक्सपेंड होकर के इस सन की रेडियस डबल हो गई है।
तो बस रेडियस डबल हो जाए तो तब इसके स्पिन करने का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा वो देखना है। तो चलो पहले इसमें हम कंसेप्ट देखते हैं ना। तो तुम खुद बताओ कि जो सन है वो फ्रीली स्पिन कर रहा है, ऐसा थोड़ी कोई सूर्य देवता इसको पकड़ कर घुमा रहे है ना। तो बताया कि सन बिल्कुल फ्रीली स्पिन कर रहा है, तो होता है सन पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है इससे सन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो चलो बताओ, सन का एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ओमेगा। तो वही चीज़ है ना कि सन फ्रीली स्पिन कर रहा है, कोई पकड़ करके तो नहीं घुमा रहा है ना। तो सन फ्रीली स्पिन कर रहा है मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है ना, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा मतलब पक्का है कि आई इंटू ओमेगा का मल्टीप्लाई भी कंजर्व रहेगा, बड़ा होगा है ना कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा मतलब आई इंटू ओमेगा का मल्टीप्लाई भी कंजर्व रहेगा। तो आई को उधर ट्रांसफर करें तो ओमेगा ई को कांस्टेंट ओपन आई, मतलब ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन आई, मतलब इसका स्पिन करने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो बस आराम से बताओ कि सन है ना, जो सन है उसमें स्वेलिंग आ गई है, उसके कारण सन की रेडियस डबल हो गई है, रेडियस डबल हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल का स्क्वायर। बताओ ना, सन को स्फेरिकल मान सकते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, 2/5 mr², या कुछ और लिखो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर पर तो डिपेंड करेगा ही। तो बस है ना, एक्सपेंड होने के कारण सन की रेडियस डबल हो गई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बस आराम से बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स हो जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली स्पिन करने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 1/4 हो जाएगी। और बता एंगुलर वेलोसिटी 1/4 हो जाएगी तो और इनवर्सली प्रोपोर्शनली स्पिन करने का टाइम पीरियड 4 टाइम्स हो जाएगा। बताओ ना, स्पिन करने का टाइम पीरियड कितना होता है, 2π/ओमेगा, टाइम पीरियड और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, तो स्पिन करने की एंगुलर वेलोसिटी 1/4, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली स्पिन करने का जो टाइम पीरियड है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बताओ अभी स्पिन करने का टाइम पीरियड 27 डेज है, तो बाद में स्पिन करने का टाइम पीरियड 27 का 4 टाइम्स मतलब 108 डेज, तो इसका स्पिन करने का टाइम पीरियड 108 डेज हो जाएगा। ये सेकेंड आंसर करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है सन है। अब देखो जो मरकरी प्लैनेट है वो भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और जो मार्स प्लैनेट है वो भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। पता है कि मरकरी की सन से डिस्टेंस कम है ना, तो चलो मरकरी की सन से डिस्टेंस मतलब इसकी ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, और उसके कंपैरिजन में मार्स की डिस्टेंस ज़्यादा है और कितनी है, 4 टाइम्स है, मतलब मरकरी की ऑर्बिटल रेडियस आर मान लें तो मार्स की ऑर्बिटल रेडियस कितनी होगी, 4r। अब हमको होता है कि किसी भी प्लैनेट को है ना, किसी प्लैनेट को सन का पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको उस प्लैनेट का ईयर बोलते हैं ना। तो हमको दे रखा है कि मार्स पर एक ईयर का जो इंटरवल है वो 687 डेज के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि इस मार्स को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में टाइम कितना लग रहा है, 687 डेज, मतलब इसके रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड 687 डेज है। तो इस मरकरी के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा वो हमको देखना है। तो बस आराम से बताओ कि मार्स हो या मरकरी हो, दोनों लकीली एक ही सन के चारों ओर घूम रहे हैं, और पता होगा कि केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक ही सन के चारों ओर घूम रहे सारे प्लैनेट के लिए क्या होता है, t² प्रोपोर्शनल टू r³। तो बताओ स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो t प्रोपोर्शनल टू r⁴ 3/2। तो बस बताओ इस मार्स की ऑर्बिट की रेडियस 4r, मरकरी की r है, तो तब मार्स की कंपैरिजन में मरकरी के ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, 1/4 है। तो बस ऑर्बिट की रेडियस 1/4 है तो मार्स की कंपैरिजन में मरकरी के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/4 की पावर 3/2। 1 की पावर 3/2 करेंगे तो 1 आएगा, और 4 की पावर 3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो बस कह सकते हैं कि मार्स की कंपैरिजन में मरकरी के रिवॉल्व करने का जो टाइम पीरियड होगा 1/8 टाइम्स होगा। तो बताओ मार्स के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड 687 डेज है, तो मरकरी के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड कितना होगा, इसका 1/8 टाइम्स होगा। तो देख लेना है ना, इसको सॉल्व कर लेना। तो आई थिंक इसका 8 का डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 88 डेज के आसपास आएगा।
तो इस मरकरी के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड 88 डेज है, मतलब इसको एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगेगा। थर्ड आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखना। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कोई यूनिफॉर्म रेजिस्टर वायर है और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। अब हम क्या करें कि इसको ऐसे 8 बराबर पार्ट में बांट रहे हैं। तो बताओ इसको 8 बराबर पार्ट में बांटोगे तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/8 है ना। तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस R/8 हो जाएगा। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि R/8 रेजिस्टेंस के ऐसे 4 टुकड़े लेते हैं, इन चारों को पैरेलल में लगाते हैं, बाकी जो 4 टुकड़े उनको भी पैरेलल में लगाते हैं और इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। बस बताओ इसको 8 पार्ट में बांटेंगे तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस R/8 होगा ना। अब इसमें R/8 कैसे 4 टुकड़ों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है, पता है कि R/8 के 4 रेजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएं तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, R/8 का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, R/32। और ऐसे ही यहाँ भी R/8 के 4 रेजिस्टर को पैरेलल में लगाया है तो इनका भी रिजल्टेंट R/8 का 1/4 मतलब R/32। और फिर ये R/32 और ये R/32 ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/32 प्लस R/32, तो R/16 ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि एक फोटोन है और उसके कंपटीशन में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी सेम है। तो कहने का मतलब है कि फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है, जिसको ई बोला है। तो बस अब हमको पूछा है कि दोनों के वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, मतलब फोटोन का वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसका रेशियो क्या होगा वो देखना है। तो चलो पहले फोटोन का वेवलेंथ तो हमको अच्छे बताया कि फोटोन का तो नॉर्मल वेवलेंथ डिफाइंड है और हमको अच्छे बताया कि फोटोन की एनर्जी तो कितनी होती है, h/nu, या फोटोन की एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, hc/λ। तो लैम्डा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इस फोटोन का तो नॉर्मल वेवलेंथ होता है और वो कितना होगा, hc/e। तो फोटोन का तो नॉर्मल वेवलेंथ होगा hc/e। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो पता है कि इलेक्ट्रॉन का नॉर्मल वेवलेंथ तो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ जरूर होता है। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, h/p, लेकिन इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना है। तो बस हमको अच्छे पता है कि इलेक्ट्रॉन हो, तो हमको अच्छे होता है इलेक्ट्रॉन हो या कोई पार्टिकल हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की फॉर्म में कितनी होती है, p²/2m। तो ट्रांसफर करेंगे तो p = √2m/ke। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, h/p। तो h/p या मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, √2m/ke, जहाँ ke को e बोला है। बस अब हमको रेशियो निकालना है, मतलब फोटोन का नॉर्मल वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो तो बताओ। फोटोन का तो नॉर्मल वेवलेंथ होता है, वो कितना होता है, hc/e, और इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना हो गया तो 1/λ इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, √2me/h। सॉल्व करेंगे तो h से h कैंसिल हो गया, एक √e से एक √e भी कैंसिल हो गया, तो बाहर तो बचेगा c और अंदर बचेगा √2m/e। तो रेशियो ये होगा, कौन सा है, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि 2r रेडियस का कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है और उसमें r रेडियस जितने स्फेरिकल पार्ट को खाली कर दिया हो तो कैविटी बना दी है। बस इस y एक्सिस की अबाउट इस अधूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। फिर y एक्सिस की अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है, और फिर इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो बस बताओ कंप्लीट स्फीयर है और उसमें कुछ पार्ट हटा दिया है तो पता है कैविटी प्रॉब्लम है, और पता होगा कि कभी भी कैविटी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने का सेट तरीका होता है कि बताओ इस अधूरे स्फीयर को किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, बताओ कंप्लीट स्फीयर माइनस इतना स्फेरिकल पार्ट हटा दिया उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। बस y एक्सिस के अबाउट कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर y एक्सिस के अबाउट
हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और बताओ एक के ऊपर दूसरा स्फीयर रखा होता तब तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2, लेकिन इस बार कंप्लीट स्फीयर से इतने पार्ट को हटाया गया है, इसलिए इस बार टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा I1 माइनस I2। बस स्टार्ट करते हैं। पहले कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, उसके लिए मास देखना है। तो चलो आसानी के लिए ये जो हटाया गया स्फेरिकल पार्ट है उसका मास m मान लेते हैं। तो बस हटाए गए स्फेरिकल पार्ट का मास m है, तो इस कंप्लीट स्फीयर का मास कितना होगा वो देखना है। तो बता सॉलिड स्फीयर है, 3D ऑब्जेक्ट है मास वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो बस आराम से बताओ कि हटाया गया जो स्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस r और कंप्लीट स्फीयर की रेडियस 2r। तो बताओ हटाए गए पार्ट के कंपैरिजन में कंप्लीट स्फीयर की रेडियस डबल है ना, तो बस हटाए गए पार्ट के कंपैरिजन में कंप्लीट स्फीयर की रेडियस डबल है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, डबल का क्यूब मतलब 8 टाइम्स, और इसका वॉल्यूम 8 टाइम्स होगा तो प्रोपोर्शनली मास भी 8 टाइम्स हो जाएगा। मतलब इस हटाए गए पार्ट का मास m हो तो इस कंप्लीट स्फीयर का मास कितना होगा 8m। बस पहले इस y एक्सिस की अबाउट इस कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता है, तो कंप्लीट स्फीयर है तो कंप्लीट स्फीयर का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। तो y एक्सिस के अबाउट कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना हो जाएगा 2/5, m की जगह 8m और r की जगह 2r²। तो बस कह सकते हैं कि ये कितना हो गया 64 हो गया ना, तो कह सकते हैं कि y एक्सिस के अबाउट कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 64/5 mr² हो गया। अब y एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। ठीक है, तो बताओ जो हटाया गया पार्ट है वो स्फेरिकल पार्ट है, इसका मास m और रेडियस r। तो बताओ हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट है ना, हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/5 mr²। तो खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है, तो उसके पैरेलल इस y एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा 2/5 mr² प्लस m इंटू ए डिस्टेंस r का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो 7/5 mr² इतना हो गया। तो बस कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। ऐसे ही y एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। तो पता है कि एक के ऊपर दूसरा स्फीयर रखा होता तब तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2। अभी एक से दूसरा पार्ट हटाया है, इससे इस बार टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माइनस I2। तो बताओ I1 तो कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 64/5 mr² माइनस I2 हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 mr²। तो इसको घटाओगे तो इस अधूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 64 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 57/5 mr² इतना आ गया। बस अब हमको क्या पूछा यार, तो हमको क्या पूछा है कि इस y एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अधूरे स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो। हटाए गए पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 बोला है, कंप्लीट है ना, इस अधूरे स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I नेट बोला है, इनका रेशो। तो हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 7/5 mr² अपन इस अधूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 57/5 mr²। तो ये कितना आ जाएगा रेशो 7/57 ये आएगा। तो 7/57 ये फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में कराए हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी हमको c/100 दे रखी है। c लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है, तो c/100 कितना हो जाएगा 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो इस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो चलो मान लेते हैं क्रॉस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा
उसके कारण इसका पाथ डिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका पाथ बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड रहे, तो उसके लिए हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना लगाना होगा और किस डायरेक्शन में लगाना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पर क्रॉस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा, QVB। और डायरेक्शन देख सकते हो ना, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए वो अपना थप्पड़ रूल, कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, इसकी डायरेक्शन में अंगुलियां, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अंगूठा, तो पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स सीधे हाथ की थप्पड़ मारने वाला ऊपर की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव आइशिया तो फोर्स उल्टे हाथ की थप्पड़ मारने वाला नीचे की ओर लगेगा। और पता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो होता है इस पर मैग्नेटिक फोर्स तो कितना लगेगा, QVB, Q की जगह EVB इतना लगेगा। अब बताओ मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, तो उसके कारण इसका पाथ नीचे की ओर मुड़ सकता है ना, लेकिन चाहते हैं कि इसका पाथ बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड रहे, मतलब सीधा के सीधा रहे, तो उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, तो उसको कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर लगाना होगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो एक नेगेटिव चार्ज है, इस पर ऊपर की ओर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नीचे की ओर लगाना होगा। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, और इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा, QE, Q की जगह तो E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इतना लगेगा। बस अब तो समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो पाथ नीचे की ओर मुड़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो पाथ ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, तो तब पाथ बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड रहने के लिए ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल कैंसिल होने चाहिए, तो आपस में बैलेंस होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो कितना है, QE, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QEB, दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। E से ही कैंसिल, तो E इक्वल टू कितना आ गया, V इंटू बी। तो V तो इसकी स्पीड वो कितनी है, 3 इंटू 10⁶, और B लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो 9 इंटू 3 27 इंटू 100 को 10⁻² वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रहे हैं उसकी वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए, 27 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर होनी चाहिए, और इसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना। तो फोर्थ आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी, एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 27 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर। चलो क्वेश्चन 38 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसकी वेव इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दे रखी है। ये 60 cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁻90 यूनिट वोल्ट पर मीटर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो z डायरेक्शन में, तो k कैप में होगी। बस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दे रखी है, हमको वेव इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लानी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का पूरा फंक्शन लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेव वेलोसिटी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी वो देखना है। तो डायरेक्शन तो लॉजिकली बोल सकते हैं। बताओ अगर वेव इक्वेशन cos की x माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में होती तब तो वेव आगे की ओर जाती, लेकिन इस बार वेव इक्वेशन cos की x प्लस ओमेगा टी की फॉर्म में है, और cos की x प्लस ओमेगा टी की फॉर्म में हो तो पक्का है कि ये वेव पीछे की ओर जा रही होगी, मतलब माइनस x डायरेक्शन में जा रही होगी। तो ये कंफर्म बोल सकते हैं कि वेव इक्वेशन cos की x प्लस ओमेगा टी की फॉर्म में हो तो वेव पीछे की ओर जा रही होगी, मतलब माइनस x डायरेक्शन में जा रही होगी। तो जो वेव प्रोपागेशन है वो तो माइनस x मतलब माइनस आई कैप की डायरेक्शन में होगा। लेकिन चलो अब देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए अपना एनालिसिस कर सकते हैं। बताओ इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, E इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी से कंपेयर कर सकते हैं। तो पता होगा कि वेव इक्वेशन में साइन या कॉस के पीछे जो भी आता हो एम्पलीट्यूड का काम करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का काम तो कौन करेगा, 60 वोल्ट पर मीटर। फिर
ये भी हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कोई वेव हो, वेव इक्वेशन में x के साथ जो होता है किसका काम करता है, k का काम करता है। तो k का काम 5 और k के अंदर लैम्डा छुपा है, तो k को खोल करके 2 पाई बाय लैम्डा, तो ट्रांसफर करोगे तो लैम्डा कितना आ गया 2 पाई बाय 5 मीटर, तो इसका वेवलेंथ इतना आ गया। फिर पता है कि वेव इक्वेशन में t के साथ जो होता है ओमेगा n का काम करता है, तो ओमेगा n का काम कौन कर रहा है 1.5 इंटू 10⁹, और ओमेगा के अंदर फ्रीक्वेंसी छुपी होती है, तो ओमेगा को खोल करके 2 पाई एफ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो f इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁹ बाय 2 पाई हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। उधर से वेवलेंथ आ गया, इधर से फ्रीक्वेंसी आ गई, तो इससे वेव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं ना। तो वेव वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू एफ लेमडा की जगह c इक्वल टू एफ लेमडा, तो होता f तो कितना है 1.5 इंटू 10⁹ ओपन 2 पाई इंटू लेमडा कितना है 2 पाई बाय 5, तो सॉल्व करेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो लाइट की स्पीड कितनी हो गई 1.5 ओपन 5 करेंगे तो 0.3, और उसमें 10⁹ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तुम बताओ कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ रही है। मतलब पक्का है कि जो भी लाइट वेव है वो एयर या वैक्यूम में ट्रेवल कर रही होगी, हमने देख लिया। बस वेव वेलोसिटी देख ली ना, बस अब हमको मैग्नेटिक फील्ड का पूरा फंक्शन निकालना है। बस उसके लिए पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालेंगे और फिर उसकी डायरेक्शन। पहले मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड देखते हैं। तो हमको पता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना हो, तो उसके लिए हमने कोड वर्ड पढ़ा था EBC। मैंने बताया था ना कि पहली क्लास में ABC पढ़ते हैं, लेकिन तुम बड़े हो गए हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चाहे वैल्यू को देखना हो, डायरेक्शन को देखना हो, अपना कोड वर्ड क्या रहता है EBC। EBC मतलब E0 बाय B0 इक्वल टू C, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो उस मीडियम में लाइट की स्पीड C के बराबर होता है। बस B0 निकालना है तो उसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो इधर ट्रांसफर करोगे तो B0 इक्वल टू कितना हो गया E0 ओपन C। E0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 60 और C इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करोगे तो B0 कितना आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड तो 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इतना आ गया। तो बस मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड तो आ गया। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चाहे वैल्यू देखनी है डायरेक्शन देखनी हो, अपना कोड वर्ड तो क्या रहता है EBC। तो डायरेक्शन के लिए वही अपना तरीका यूज करेंगे ना। तो मान लेते हैं ऐसी कोई दीवार घड़ी है और डायरेक्शन के लिए भी कोड वर्ड क्या है EBC, तो बस क्रम से हम EBC लिख देते हैं, दीवार घड़ी और इसमें क्रम से EBC लिख देते हैं। तो बस बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दे रखी है K कैप, उसके बाद वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या दे रखी है -x मतलब -i कैप, E की डायरेक्शन दे रखी है, C की दे रखी है, B की डायरेक्शन निकालनी है। तो बस घड़ी के ट्रिक से हम बोल सकते हैं कि E और C के क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा C कैप क्रॉस E कैप इक्वल टू B कैप। हम कह सकते हैं कि C और E की डायरेक्शन में रिलेशन क्या होगा C कैप क्रॉस E कैप इक्वल टू B कैप। तो बस B कैप इक्वल टू कितना आ गया C कैप क्रॉस E कैप ना। तो C कैप वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन वो तो -x में तो -i कैप है, क्रॉस E कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि K कैप है। तो बस B कैप निकालोगे तो कितना आएगा माइनस बाहर, और I कैप क्रॉस K कैप कितना होता है -j कैप, तो माइनस का प्लस j कैप, ये अपने पास आ गई। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। तो बस अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सबसे शुरू में तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आएगा जो 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला होगा। उसके बाद फंक्शन तो वही का वही रहेगा,
तो फंक्शन तो वही रहेगा, मतलब cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁻90 है ना, फंक्शन तो वही रहेगा। और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखना। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कोई छोटा सा ब्लॉक है जो शुरू में अर्थ की सरफेस पर रखा है, और अर्थ की सरफेस पर तो इसका वेट मतलब ग्रेविटेशन फोर्स 48 न्यूटन है। तो इसी ब्लॉक को अगर अर्थ की सरफेस से कैपिटल R/3 हाइट पर रखें तब इसका वेट कितना होगा, मतलब यहाँ इस पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि कोई छोटा सा ब्लॉक है जो शुरू में अर्थ की सरफेस पर रखा है ना, और हमको बताया कि अर्थ की सरफेस पर तो ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, G/R²। ग्रेविटी फील्ड इतना है, तो इस पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, mg, है ना। तो अर्थ की सरफेस पर इस पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स mg होगा, और जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है उसी को हम इफेक्टिव वेट बोलते हैं। तो वो अभी तो कितना है, 48 न्यूटन। लेकिन अब हम क्या करें कि वही ब्लॉक है, लेकिन इसको अर्थ की सरफेस से R/3 हाइट पर रखते हैं। बताओ, अर्थ की सरफेस से हाइट R/3 है ना, इसकी अर्थ की सरफेस से हाइट R/3 है, तो अर्थ की सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस R/3 मतलब 4R/3। तो बस बताओ, यहाँ भी अगर ग्रेविटी फील्ड G हो तो यहाँ भी इस पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, m इंटू जी, इसको वेट बोलेंगे। तो बस बताओ, इस बार ये जो ब्लॉक है वो अर्थ की सरफेस पे नहीं बल्कि अर्थ सरफेस से बाहर रखा हुआ है। तो बस हमको देखना है कि बाहर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे बताए कि इस बार ब्लॉक अर्थ की सरफेस से बाहर रखा हुआ है, और हमको होता है कि अर्थ के कारण बाहर तो ग्रेविटी फील्ड कितना होता है, GM अपन सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r का स्क्वायर। तो GM अपन सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 4R/3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो बाहर ग्रेविटी फील्ड कितना आएगा, ये 9/16 इंटू GM/r² ही हो गया। बस आराम से बताओ कि सरफेस पर तो ग्रेविटी फील्ड GM/r² है, और इस बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड 9/16 GM/r² है। तो बता, सरफेस के कंपैरिजन में इस बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड 9/16 टाइम्स है, तो इस ब्लॉक पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स भी 9/16 टाइम्स होगा। मतलब दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ब्लॉक का वेट भी 9/16 टाइम्स होगा। तो बताओ, सरफेस पर इसका वेट 48 न्यूटन है। तो बताओ, जब इसको ऊपर रखेंगे तब इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा, 48 का 9/16 टाइम्स। तो ये सॉल्व करेंगे तो 27 न्यूटन। ये फोर्थ आंसर करेक्ट है, तो गलती से लिख दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कांच की ऐसी कोई पैरेलल स्लैब है, और ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, बाकी दे रखा था कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 दे रखा था। चलो हम 1.732 मान लेते हैं, और बताओ 1.732 को हम अप्रोक्सीमेटली √3 लिख सकते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि कांच की जो पैरेलल स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली √3 है, और बाहर का मीडियम एयर है। अब देखो, इस बार हम एयर से ऐसी नेचुरल अनपोलराइज्ड लाइट गिरा रहे हैं, और क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो अनपोलराइज्ड लाइट गिरा रहे हैं उसको कितने एंगल पर गिरा रहे हैं, ब्रूस्टर एंगल पर गिरा रहे हैं। तो कौन से ऑप्शन सही होंगे वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। तो ये कांच की पैरेलल स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, बाहर का मीडियम एयर, और इधर से हम नेचुरली अनपोलराइज्ड लाइट गिरा रहे हैं, और बोल रखा है कि ब्रूस्टर एंगल पे गिरा रहे हैं ना। तो इतना पता है कि रे कहाँ से कहाँ जा रही है, बताओ, एयर से ग्लास में जा रही है। तो पता है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, इससे ऑलमोस्ट सारी की सारी रेस आर पार निकल जाएंगी, तो ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन ये भी पता है कि ट्रांसमिशन कभी भी 100% नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि 99% रेस ट्रांसमिट हो गई हो, लेकिन एक आधी % रे रिफ्लेक्ट जरूर होगी, जिसको पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और देखो, इस बार इस रे को ब्रूस्टर एंगल पर गिराया है। तो तुमने पढ़ा होगा कि अगर रे को ब्रूस्टर एंगल पर गिराएं तो उस केस में ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बीम म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। पता है ना कि रे को ब्रूस्टर एंगल पर गिराएं तो उस केस में ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड बीम म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हो जाते हैं, लेकिन इस केस में जो रिफ्रैक्टेड
या ट्रांसमिटेड बीम में हो तो पार्शियली पोलराइज होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% पोलराइज हो जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑस्किलेशन प्लेन के परपेंडिकुलर ही बचता है। तो उस पक्का एक रे को ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट किया है तो ट्रांसमिटेड लाइट तो पार्शियली पोलराइज, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% पोलराइज हो जाएगी, ये पता है। लेकिन आगे के पार्ट के लिए हमको ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू भी देखनी है। तो बस हमको अच्छे पता है, क्लास में पढ़ा होगा कि ब्रूस्टर एंगल बेसिकली क्या होता है, tan इनवर्स म्यू या tan इनवर्स n। तो बस ब्रूस्टर एंगल कितना होगा, tan इनवर्स म्यू इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 और tan इनवर्स √3 कितना होता है 60 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है कि इस बार ब्रूस्टर एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ब्रूस्टर एंगल तो 60 डिग्री आ गया है ना। ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट केस से रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज भी होगी, लेकिन ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा वो देखना है। तो बताओ, भले ही रे पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन फिर भी एक टाइप से रिफ्लेक्ट ही हो रही है, इसलिए ये रे तो रिफ्लेक्शन के रूल का फॉलो करेगी। तो नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल पर आ रही है तो 60 डिग्री एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो थर्ड आंसर सही है कि रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली पोलराइज होगी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 60 डिग्री। ये थर्ड आंसर करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो इसमें दे रखा है कि 50 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ ऐसे रेजिस्टर लगे हैं और सी और डी के बीच जीरो रेजिस्टेंस का कंडक्टिंग वायर है। तो सी और डी के बीच जो कंडक्टिंग वायर है उसमें बहने वाली करंट कितनी होगी वो देखना है। तो एक क्लास में बताया था कि किसी भी जीरो रेजिस्टेंस के कंडक्टिंग वायर में करंट निकालनी हो तो उसके लिए इस कंडक्टिंग वायर का ओम्स लॉ लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बताओ जो जीरो रेजिस्टेंस का कंडक्टिंग वायर होता है उसका रेजिस्टेंस भी टेंस टू जीरो, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी टेंस टू जीरो। तो करंट 0/0 की फॉर्म आ जाती है। इसलिए क्लास में चमका के बताया था, इनफेक्ट ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, तो चमका के बताया था कि जीरो रेजिस्टर के कंडक्टिंग वायर में अगर करंट निकालनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, एक कदम पीछे आते हैं, मतलब पहले रेजिस्टेंस वाले जो वायर है उसमें करंट निकालते हैं और फिर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज करके इस कंडक्टिंग वायर में भी करंट निकालेंगे। चलो उसके लिए हमको पहले रेजिस्टर वायर में करंट देखनी है, तो उसके लिए पहले रास्ते का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। चलो बताओ, सी और डी के बीच जीरो रेजिस्टेंस का कंडक्टिंग वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, सी और डी पॉइंट को दबा करके इन दोनों पॉइंट को चिपका सकते हैं। बताओ, सी और डी इन पॉइंट को दबा करके इसे चिपका रहे हैं, तो अब ये 1 और 3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, वैसे 2 और 4 भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, और इनका रिजल्टेंट आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो बस अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बस आराम से बताओ कि इधर 1 और 3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो होता इनका रिजल्टेंट कितना होगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, मतलब 1 इंटू 3 ओपन 1 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4, तो इनका रिजल्टेंट तो कितना हो गया 3/4 ओम। वैसे ही बताओ इधर 2 और 4 ये दोनों भी आपस में पैरेलल में, तो इनका भी रिजल्टेंट R1 R2 ओपन R1 प्लस R2, तो होता R1 2 R2 4 अपन 2 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 8/6, जिसको हम 4/3 बोल सकते हैं। तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया 4/3 ओम। अब बताओ, इनका रिजल्टेंट 3/4 और इनका रिजल्टेंट 4/3, ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम बोल सकते हैं कि इस रास्ते का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 4/3। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, 12 एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16। इसको सॉल्व कर लेना तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 25/12, तो पूरे रास्ते का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 25/12 हो गया। बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तो बस अब बैटरी से बहने वाली करंट देख सकते हैं ना। बैटरी से बहने वाली करंट कितनी होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, रास्ते का नेट ईएमएफ 50 अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस 25/12। तो इसको सॉल्व कर लेना तो कितना हो गया 24 एम्पियर। मतलब पता चल गया कि बैटरी 24 एम्पियर की करंट बहेगी। अब बताओ, बैटरी से 24 एम्पियर की करंट निकलेगी
तो इस पूरे सिस्टम में एंटर भी कितनी करेगी 24 एम्पियर। बताओ इस 24 एम्पियर की करंट को बहने के दो पैरेलल रास्ते मिले, तो करंट बटेगी और रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी। तो इनके रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 है, तो करंट 3:1 के रेशियो में डिवाइड होगी। तो 24 है, इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो बताओ इधर कितनी करंट जाएगी। लिख देता हूँ ना, 24 इसको 3:1 में डिवाइड करना है, तो इधर कितनी करंट जाएगी 3 ओपन 3 + 1 × 24, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। और वैसे इधर कितनी आएगी 1 ओपन 3 + 1 × 24, तो ये कितनी हो जाएगी 6 एम्पियर। ठीक है ना। तो रेशियो में डिवाइड करना आता होगा, शायद 7वीं क्लास पास की होगी, है ना। तो बस बताओ इधर कितनी जाएगी 18 एम्पियर, इधर 6 एम्पियर है, तो इधर से 18 इधर 6 दोनों मिला करके वापस कितना बना देंगे 24 एम्पियर। अब बताओ, है ना, बताओ वापस इस 24 एम्पियर की करंट को बहने के अगेन दो पैरेलल रास्ते मिल गए, वापस करंट बटेगी और वही रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी। इसको मिटा देता हूँ ना, वापस करंट बटेगी रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, तो बताओ इसके और इसके रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है, तो करंट 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगी। 24 है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो इधर कितनी जाएगी 2 ओपन 2 + 1 × 24 है, तो ये कितनी हो गई ये 16 हो गई है ना, 16 एम्पियर। और इधर कितनी जाएगी 1 ओपन 2 + 1 × 24, तो इधर कितनी जाएगी 8 एम्पियर। और ये दोनों मिला करके वापस 24 बना देंगे, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये तो सिंबॉलिक सर्किट में करंट है, एक्चुअल सर्किट में करंट देखनी है, तो बस बोल सकते हैं कि ये जो 1 ओम है उसमें करंट 18 एम्पियर, तो लिख देता हूँ कि 1 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें करंट 18 एम्पियर। ये जो 2 ओम का रेजिस्टर उसमें करंट 16 एम्पियर, है ना। इसमें करंट कितनी है 6 एम्पियर और इसमें करंट कितनी है 8 एम्पियर। इनफैक्ट इन दोनों में लिखना काफ़ी था, बस मैंने बताया था ना, अभी मैंने बताया था कि कोई जो रेजिस्टेंस वाले जो वायर है उसमें तो करंट हमने निकाल ली, रेजिस्टेंस वाले वायर में तो करंट निकाली। अब जीरो रेजिस्टेंस का जो कंडक्टिंग वायर है उसमें करंट इनडायरेक्ट निकालेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से निकालेंगे। तो बस आराम से बताओ कि होता है इधर से 18 एम्पियर की करंट, एम्पियर सॉरी ना, तो होता है इधर से 18 एम्पियर की करंट आ रही है, उसमें से इधर 16 एम्पियर जा रही है, तो इधर कितनी जाएगी बची कुची 18 - 16 मतलब 2 एम्पियर। तो सी से डी के बीच जो कंडक्टिंग वायर है उससे करंट कितनी बहेगी 2 एम्पियर। चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। चलो प्लेट्स का एरिया ए, प्लेट के बीच डिस्टेंस डी, और शुरू में प्लेट के बीच एयर है वैक्यूम था, तब इसका कैपेसिटेंस C0 मान लेते हैं। अब अगले केस में क्या किया है कि इसकी प्लेट्स के बीच हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है। तो हमको दे रखा है कि इसमें 3D/8 इतनी थिकनेस तक कोई एक मीडियम भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, फिर D/2 थिकनेस तक कोई दूसरा मीडियम भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। जो हमको दे रखा है कि K1 = 1.25 K2, 1.25 को 5/4 लिख सकते हैं ना, तो K1 = 5/4 K2 है, तो K2 = कितना हो गया 4 K1/5। मतलब कहने का मतलब है कि जो दूसरा मीडियम भरा है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 K1/5 और बचे हुए पार्ट में एयर रहने दिए, और दे रखा है कि पहले के कंपैरिजन में सेकेंड केस में इसका कैपेसिटेंस डबल है, K1 की वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। तो इसको कर सकते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है ना, वो दे रखा है पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच बिल्कुल एयर है वैक्यूम था, तो बताया कि एयर है वैक्यूम हो तब तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा सिंपली ε0 A/d, जिसको C0 बोल देते हैं। अगले केस में क्या किया है कि प्लेट के बीच ऐसे मीडियम भरे ना, तो 3D/8 थिकनेस तक कोई एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, D/2 थिकनेस तक कोई दूसरा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 K1/5 और बचे हुए पार्ट में एयर रहने दिए। चलो इस एयर वाले पार्ट की भी थिकनेस देख सकते हैं। चलो बताओ दोनों प्लेट्स है ना, दोनों प्लेट के बीच टोटल डिस्टेंस कितनी है D, उसमें से ये
3D/8 चला गया, और ये D/2 जिसको हम 4D/8 बोल सकते हैं। तो होता है 3D/8, ये 4D/8 कितना हो गया 7D/8। D में से 7D/8 चला गया तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी D/8, मतलब इतने पार्ट में एयर रहने दी है बस। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो देखना है। तो ये ढंग से देखो तो इसमें 3 टुकड़े मतलब 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं। एक तो K1 मीडियम से भरा कैपेसिटर, एक K2 मीडियम से भरा कैपेसिटर और एक एयर वाला कैपेसिटर। और बताओ चार्ज इधर से एंटर करा, इधर से निकल रहा हो तो चार्ज ऐसे बहने का प्रयास कर रहा है, ऐसे बहने का प्रयास कर रहा है, तो तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो बस 1/c इक्वलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। पहले सबका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस देख लेते हैं। तो बताओ ये जो कैपेसिटर है इसका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस K एप्सिलॉन नॉट A/D, तो K एप्सिलॉन नॉट A अपन D की जगह 3D/8 आ जाएगा। वैसे ही ये जो दूसरा टुकड़ा है उसका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस भी K एप्सिलॉन नॉट A/D, K की जगह तो 4K1/5 एप्सिलॉन नॉट A अपन D की जगह D/2। और उसके बाद फिर एयर वाला कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस तो सिंपली एप्सिलॉन नॉट A/D, तो एप्सिलॉन नॉट A अपन D की जगह D/8। और बताए कि चार्ज ऐसे बहने का प्रयास कर रहा है तो तीनों टुकड़े 1/1 मतलब सीरीज में होंगे। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। वैल्यू रख रहा हूँ 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1, तो 1/c1 करेंगे तो कितना आएगा 3D/8 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 1/c2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5D/8 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 1/c3। तो C3 इतना, तो 1/c3 कितना हो जाएगा D/8 एप्सिलॉन नॉट A इतना आ जाएगा। तो चलो सॉल्व कर देता हूँ तो 1/c इक्वलेंट इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या आएगा D ओपन 8 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आएगा। इसको कॉमन लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 3/K1 प्लस इधर कितना आ जाएगा ये 5/K1 इतना आएगा, है ना, प्लस इधर तो कितना आ जाएगा सिंपली 1 ही आ जाएगा। तो सेकेंड केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना होगा। और हमको दे रखा है कि सेकेंड केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो फर्स्ट का डबल है। फर्स्ट केस में कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D, तो सेकेंड केस में इसका कैपेसिटेंस डबल है मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट A/D है। तो C इक्विवेलेंट 2 एप्सिलॉन नॉट A/D है, तो 1/c इक्विवेलेंट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब D/2 एप्सिलॉन नॉट A इतना हो जाएगा। बस सॉल्व करके K1 निकाल सकते हो ना। बताओ ये D से D कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा 4 बार कैंसिल होगा। 4 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 3/K1 प्लस 5/K1 होता है कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 8/K1 प्लस 1 इक्वल टू, ये 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 8/K1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3। तो K1 इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 8/3। तो बस कह सकते हैं कि K1 कितना होगा बताओ 8/3 होगा। 8/3 डिवाइड कर सकते हो ना, तो कितना आएगा 2.67। तो K1 8/3 मतलब 2.67, थर्ड आंसर करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। तो इसमें वर्नियर के स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, उसके बाद जब जॉस बंद होती हैं तब जो जबरदस्ती की रीडिंग आती है उसको जीरो एरर बोलते हैं, वो भी दे रखी है। और उसके बीच किसी ऑब्जेक्ट को फंसा दिया है, ऑब्जेक्ट को फंसाने पर जो रीडिंग आ रही है वो भी दे रखा है। तो बस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डायमीटर कितनी होगी वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना। तो वही क्लास में है ना, क्लास में क्लियरली बताया था कि चाहे वर्नियर का क्वेश्चन हो, स्क्रू गेज का क्वेश्चन हो, कसम खा रखा है कि सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। पता है कि वर्नियर का लीस्ट काउंट कितना होता है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक
वर्नियर स्केल डिवीजन, तो इस सबसे ले एक मेन स्केल डिवीजन। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मेन स्केल डिवीजन तो कितना है 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर, एक मेन स्केल डिवीजन तो आ गया। अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन देखना है, तो उसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है ना कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, मतलब 9 मिलीमीटर के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि बताओ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन में तो 9 मिलीमीटर के बराबर है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा 9/10 मतलब 0.9 मिलीमीटर के बराबर होगा। एक मेन स्केल डिवीजन भी आ गया एक वर्नियर स्केल डिवीजन भी आ गया, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा बताओ, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन तो 1 मिलीमीटर माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.1 मिलीमीटर, और वर्नियर का लीस्ट काउंट निकाल लिया, मतलब अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो पहले केस में है ना, पहले केस में वर्नियर के जो जॉस थे वो बंद थे मतलब क्लोज थे, और हमको बताया कि जब वर्नियर कैलिपर्स के जॉस बंद हो तब जो जबरदस्ती की रीडिंग आती है उसको क्या बोलते हैं, जीरो एरर। तो हमको लड्डू मिठाई से दे रखा है कि इसकी जीरो एरर तो कितनी है 0.1 सेंटीमीटर तो 1 मिलीमीटर लिख रखा है ना यार, इसमें लिख रखा है कि जब जॉस बंद है, ऐसा ही था ना वर्नियर कैलिपर्स, इस टाइप का होता है। तो हमको दे रखा है कि जब जॉस बंद है तब वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से 1 मिलीमीटर आगे है, मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जीरो एरर कितनी है 1 मिलीमीटर। अब जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है उस ऑब्जेक्ट को जॉस के बीच फंसाया है, और ऑब्जेक्ट को जॉस के बीच फंसाने पर अब इस ऑब्जेक्ट की मेजर डायमीटर कितनी है वो देखना है। तो बस हमको पता है कि वर्नियर कैलिपर से मेजर डायमीटर कितनी होगी बताओ, वही मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो बस दे रखा है कि ऑब्जेक्ट को फंसाने पर मेन स्केल रीडिंग तो कितनी है 5 सेंटीमीटर मतलब 50 मिलीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो इस बार वर्नियर का 8वां मार्क मेन स्केल के किसी मार्क से एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग 8 इंटू इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 मिलीमीटर। तो बस इसकी मेजर डायमीटर कितनी आ गई बताओ, मेजर डायमीटर 50.8 मिलीमीटर इतनी आ गई, लेकिन उसमें से 1 मिलीमीटर की तो जबरदस्ती की रीडिंग है, उसको घटाना होगा। तो बस हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डायमीटर कितनी होगी मेजर डायमीटर माइनस जीरो एरर है ना। तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डायमीटर मेजर डायमीटर माइनस जीरो एरर, मेजर डायमीटर तो 50.8 मिलीमीटर माइनस जीरो एरर 1 मिलीमीटर, तो इसकी एक्चुअल डायमीटर कितनी आ गई 49.8 मिलीमीटर, जिसको सेंटीमीटर में हम क्या लिख सकते हैं 4.98 सेंटीमीटर। तो ये 4.98 सेंटीमीटर फर्स्ट आंसर करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ना, हर एक लूप में करंट तो 2 एम्पियर जितनी सेम बह रही है, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें करंट अगर आई फ्लो हो तो उसमें भी करंट आई फ्लो होगी, है ना। नंबर ऑफ वाइंडिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि नंबर ऑफ वाइंडिंग तो 1 है, लेकिन रेडियस का रेशियो 1:2 है, मतलब इसकी रेडियस r हो तो इसकी रेडियस 2r होगी। तो बस इनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे बताए ना कि कभी कोई करंट कैरिंग कंप्लीट लूप हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है NIE। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा n नंबर ऑफ वाइंडिंग तो कुछ भी नहीं कहा गया, तो बाय डिफॉल्ट ही मानेंगे कि नंबर ऑफ वाइंडिंग तो 1 ही है। करंट I और A लूप से एनक्लोज एरिया कितना होगा πr²। तो बताओ करंट दोनों में सेम है पाई भी कांस्टेंट होता है, तो इस बार इनका मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा r² पे डिपेंड करेगा। तो बताओ पहले का मैग्नेटिक मोमेंट m1 प्रोपोर्शनल टू r1², m2 प्रोपोर्शनल टू r2²। तो हम बोल सकते हैं कि m1/m2 इक्वल टू r1/r2 का होल स्क्वायर। तो होता r1/r2 कितना है 1/2, तो m1/m2 1/2
2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4। तो ये थर्ड आंसर करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है और वाटर की डेंसिटी रो और वाटर का सरफेस टेंशन कांस्टेंट एस दे रखा है। ठीक है, हम लोग तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम टी शब्द यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटेनर में ये वाली जो डायरेक्शन है उसको एक्स डायरेक्शन बोला है, इसको वाई, और ये जो बाहर वाली डायरेक्शन है उसको जेड डायरेक्शन बोला है। तो हम सभी को होता है कि सरफेस टेंशन के कारण वाटर की सरफेस ही कर्ड हो जाएगी ना। तो बस पूछा है कि वाटर की कर्ड सरफेस के लिए कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन वैलिड होगी, है ना, ये पूछा है कि वाटर की सरफेस कर्व होगी ना, तो कर्व सरफेस के लिए इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन वैलिड होगी वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि देखते ही पता चल गया कि क्वेश्चन तो बिल्कुल बाउंसर क्वेश्चन है, मतलब लेवल के बिल्कुल बियॉन्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हमने क्लास में बिल्कुल चमका के बताया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी ऐसा कोई बाउंसर क्वेश्चन आ जाए जो अपने लेवल के बिल्कुल बियॉन्ड हो या थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जैसा कोई आउट ऑफ वे क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत चमक जाना चाहिए कि क्वेश्चन किसका है, यूनिट एंड डायमेंशन का है। बस हम क्या करेंगे कि 4 ऑप्शन में LHS RHS की डायमेंशन देखेंगे और जिसमें LHS और RHS की डायमेंशन बराबर आ रही है वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस में अगर तुम चेक करोगे तो हर ऑप्शन में LHS और RHS की डायमेंशन बराबर ही आ रही है। चेक कर सकते हो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, LHS में d²y/dx² है, तो d² y है तो इसकी डायमेंशन तो L होगी, और नीचे dx का स्क्वायर है, dx की डायमेंशन L, तो dx² की डायमेंशन L², तो LHS की डायमेंशन 1/L। वैसे ही RHS की डायमेंशन देखते हैं, RHS में क्या है, रूट रो डेंसिटी, तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डायमेंशन m/L3, फिर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये इसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर होगी मतलब L/t² होगी। अपन नीचे S सरफेस टेंशन कांस्टेंट, तो उसकी डायमेंशन देख सकते हैं, पता है कि सरफेस टेंशन फोर्स कितना होता है T × L, तो फोर्स की डायमेंशन तो m1L1T-2। ये सरफेस टेंशन कांस्टेंट S की डायमेंशन निकालनी है इनटू L की डायमेंशन L, ये L से L कैंसिल हो गया तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट की डायमेंशन m/t² इतनी आ गई। तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट S है उसकी डायमेंशन m/t² इतनी हो गई। बस इसको सॉल्व करते हैं, तो m से m कैंसिल हुए, t² से t² कैंसिल, और एक L से एक L भी कैंसिल, तो डायमेंशन कितनी हो गई, √1/L² मतलब 1/L। तो तुम बताओ कि इस बार LHS की भी डायमेंशन 1/L और RHS की भी डायमेंशन 1/L है ना, तो इस फर्स्ट ऑप्शन में LHS और RHS की डायमेंशन बराबर आ रही है, मतलब ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन फर्स्ट में नहीं, तुम सारे केसेस में चेक करना, तो ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑप्शन में नहीं, एक्चुअली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, 4 ऑप्शन में LHS और RHS की डायमेंशन बराबर आ रही है, और हर ऑप्शन में LHS और RHS की डायमेंशन बराबर आ रही है, मतलब डायमेंशन नहीं तो ये चारों करेक्ट है ना। तो डायमेंशन एनालिसिस से तो हम ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते हैं, चारों में डायमेंशन LHS RHS की बराबर आ रही है, डायमेंशन ये 4 ऑप्शन सही है, इसलिए डायमेंशन एनालिसिस से तो हम किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते हैं। और डायमेंशन से भी अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना एग्जाम में, है ना। तो डायमेंशन एनालिसिस से भी नहीं आ रहा था, इसको एग्जाम में तो स्किप करना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन अभी हम एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हैं, इसलिए एक बार इसको कर लेते हैं। तो डायमेंशन वाले जुगाड़ से काम नहीं चला, बस अब हमको बिल्कुल डिटेल में करना ही पड़ेगा। तो चलो डायग्राम अलग से बना दिया है ना। तो हमको देखा कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसको x, इसको y, और ये बाहर वाली डायरेक्शन को z डायरेक्शन बोला है ना। वाटर का सरफेस टेंशन कांस्टेंट T है, और दे रखा है कि इस सरफेस टेंशन के कारण वाटर की सरफेस ही कर्ड हो जाती है। तो बस इस कर्ड सरफेस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी वो देखना है। तो बस अब तो हमको मैथमेटिकली करना ही पड़ेगा। तो बस उसके लिए क्या करते हैं कि पूरे वाटर को ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट बांटते हैं ना, पूरे वाटर को छोटे छोटे एलिमेंट बांटते हैं,
और यहाँ से x डिस्टेंस पर छोटे छोटे एलिमेंट बांटते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का कोई छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, मतलब वही वाटर का एलिमेंट ले रहे हैं। बस इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और एलिमेंट इक्विलिब्रियम में तो फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। एक मिनट, एंगल के बारे में देख सकते हो, तो बताओ कर्ड सरफेस है तो हर पॉइंट पर इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अलग अलग होगा। तो बताओ ये जो पार्ट है एक्स डिस्टेंस पर है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा मान लेते हैं, और ये जो पार्ट है वो x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पर है, तो यहाँ एंगल थीटा प्लस डी थीटा मान लेते हैं। नई चीज नहीं, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो एलिमेंट x डिस्टेंस पर है तो एंगल थीटा, और x प्लस डी एक्स एंगल पर है तो एंगल थीटा प्लस डी थीटा। तो बस वही तरीका कि इस छोटे से एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मतलब इस छोटे से एलिमेंट पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो बताओ इस एलिमेंट पर कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो सरफेस टेंशन फोर्स। तो तुम बताओ कि इधर वाली जो सरफेस है वो भी इसको टेंजेंशियली खींचेगी, सरफेस तो खींचती है ना। बताओ इधर वाली जो सरफेस है वो भी इसको टेंजेंशियली खींचेगी, और हमको होता है कि सरफेस टेंशन फोर्स कितना होता है, T इंटू एल। तो होता है सरफेस टेंशन कांस्टेंट तो T और L ये कॉन्टेक्ट लेंथ होगी, जिसको हम Z वाली लेंथ भी बोल सकते हैं। सही कहा ना। तो सरफेस टेंशन फोर्स T इंटू एल, T तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट और L क्या होगा, ये कॉन्टेक्ट लेंथ होगी, Z वाली लेंथ होगी तो इसको Z बोल सकते हैं। तो सरफेस टेंशन है ना, ये वाली जो सरफेस है वो भी इसको टेंजेंशियली खींचेगी, T इंटू एल की जगह T इंटू जेड। और ऐसे ही इस साइड वाली जो सरफेस है वो भी इसको टेंजेंशियली खींचेगी, और है ना इस सरफेस के कारण भी सरफेस टेंशन फोर्स कितना लगेगा, वो भी T इंटू एल। तो T इंटू एल ये वाली लेंथ जिसको Z बोला है, बस कह सकते हैं कि ये वाली सरफेस भी टेंजेंशियली खींचेगी T इंटू जेड, और ये वाली भी सरफेस टेंजेंशियली खींचेगी T इंटू जेड। अब बताओ ये सरफेस टेंशन फोर्स टेढ़े हैं तो इनके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इसका भी एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। डायरेक्ट बताओ कि टी एन, बताओ ये एंगल थीटा है तो ये भी सामने वाला एंगल थीटा ना, टी जेड है, इसके साथ एंगल बन रहा है तो कॉस कंपोनेंट होगा, मतलब टी जेड कॉस थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो साइन कंपोनेंट होगा टी जेड साइन थीटा। इसके भी कंपोनेंट करते हैं, तो इसके साथ एंगल बन रहा है तो कॉस कंपोनेंट होगा तो टी जेड कॉस थीटा प्लस डी थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो साइन कंपोनेंट होगा टी जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा, इतना होगा। और एक और फोर्स रहेगा ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, एक और फोर्स रहेगा कौन सा, इतने वाटर का वेट या इतने वाटर का ग्रेविटेशन फोर्स। चलो इतने वाटर का मास डीएम है तो इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, डीएमजी ये होगा। तो बस बताओ इक्विलिब्रियम के लिए हम सिंपली ऊपर नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। बताओ आगे पीछे वाले फोर्सेस को तो बैलेंस करना जरूरी नहीं, वो तो ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं। बताओ ना डी थीटा बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, इसे टी जेड कॉस थीटा और टी जेड कॉस थीटा प्लस डी थीटा ये दोनों तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे। पता है कि इस बार थीटा बहुत स्मॉल है, मतलब थीटा टेंस टू जीरो है, और जब एंगल जीरो होता है तब कॉस थीटा में वेरिएशन बहुत ही कम होता है, इसलिए कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस डी थीटा अप्रोक्सीमेटली सेम ही होंगे। इससे हम कह सकते हैं कि आगे पीछे वाले फोर्स तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे, हमको केवल ऊपर नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस करना है। बस ऊपर नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेंगे ना, तो ऊपर की ओर तो कितना है टी जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा, और नीचे की ओर टी जेड साइन थीटा और डीएमजी फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो बताओ है ना, बताओ ऊपर की ओर कितना है, ठीक ऊपर की ओर कितना है टी जेड साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू नीचे की ओर कितना है टी जेड साइन थीटा प्लस ये डीएमजी। चलो इस नमूने को उधर ट्रांसफर करते हैं। बताओ इस नमूने को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी जेड कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू आरएचएस में कितना बचेगा डीएम इंटू जी,
जो हमको अच्छे पता है ना, जो हमको अच्छे पता है कि इसमें डीएम क्या होगा, इस छोटे से एलिमेंट का मास। तो बताओ पानी के छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वाटर की डेंसिटी तो रो, और बताओ इतने वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो होता इतना जो वाटर है उसकी लेंथ तो कितनी है dx, उसके बाद ये विड्थ कितनी है y, और ये वाली जो हाइट है वो कितनी होगी z। तो इतने वाटर का हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो रो और वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ की जगह dx, विड्थ की जगह y और हाइट की जगह z, ये होगा। तो लिख देता हूँ कि dm की वैल्यू कितनी होगी रो फिर yz इंटू dx ही होगी। बस हमको सबसे मेन चीज इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजें स्ट्रिंग वेव में हमने की हुई है तो इसको कर सकते हैं ना। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है कि थीटा बहुत ही स्मॉल है, क्वेश्चन दे रखा है इधर, है ना, यहाँ दे रखा है हमको इधर, ये तो वही क्वेश्चन दे रखा है कि थीटा बहुत स्मॉल है। तो बताया था कि ठीक क्लास में बताया था कि थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को भी अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा भी लिख सकते हैं। और इन्होंने लड्डू टाइप से बोल भी रखा है कि एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को ऑलमोस्ट टेन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा हो तब भी हमको आना चाहिए, जिसका हम कई बार यूज करते हैं कि एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा, टेन थीटा को भी अप्रोक्सीमेट थीटा। तो एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकते हैं। तो बताओ ये जो साइन थीटा उसको तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, और साइन थीटा प्लस डी थीटा है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस डी थीटा ऐसे लिख सकते हैं। बस सॉल्व करते हैं इधर। तो इधर तो कितना आ गया टी जेड, फिर ये नमूना कितना हो गया, है ना, साइन की जगह टेन लिख सकते हैं तो टेन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टेन थीटा इतना आ गया इक्वल टू RHS में कितना हो गया रो जी वाई जेड जी इंटू डी एक्स। चलो इसको सॉल्व करने के लिए dx को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो dx तो इसके नीचे आ जाएगा और RHS में कितना बचेगा रो जी वाई जेड इतना बचेगा। तो बस क्लियरली बोल सकते हैं कि इसमें z से z तो कैंसिल हो गया। चलो t को उधर ट्रांसफर करते हैं, t को इधर ट्रांसफर करोगे तो रो जी वाई बाई टी आ जाएगा, है ना। अब चलो केवल LHS को देखते हैं। तो देखो LHS में क्या है टेन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टेन थीटा अपन dx। तो वैसे तो मैथमेटिक्स में किसी ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी हो तो उसको तो पता होगा कि टेन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टेन थीटा अपन dx को डी टेन थीटा बाई dx लिख सकते हैं, लेकिन मेडिकल के बच्चों ने इतनी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी तो इसको अपने इंसानी शब्दों में बोल सकते हैं, है ना। तो अपने इंसानी शब्दों में बोल सकते हैं कि टेन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा में स्मॉल चेंज, है ना। तो टेन सॉरी ना बताओ टेन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टेन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं टेन थीटा में स्मॉल चेंज, मतलब इसको डी टेन थीटा बोल सकते हैं। अपन नीचे कितना है dx इक्वल टू टी को उधर ट्रांसफर करें तो कितना हो जाएगा रो जी बाई टी इंटू वाई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तुम आराम से बताओ कि ये थीटा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल से एंगल है। तो ही क्लास में बताया था कि किसी भी कर्व का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो, है ना, पढ़ा होगा कि किसी भी कर्व का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा हो तो टेन थीटा क्या होता है कर्व का स्लोप, और स्लोप को मैथमेटिकली dy बाई dx लिख देता हूँ ना, लिखता हूँ कि इस कर्व का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा कर्व का स्लोप, और कर्व के स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं dy बाई dx। तो होता है नमूना क्या बन गया d बाई dx ऑफ dy बाई dx, और पता होगा कि d बाई dx ऑफ dy बाई dx को हम डबल डिफरेंशिएशन मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं। वो कितना आ गया रो जी बाई टी इंटू वाई। बस इसकी कर्ड सरफेस की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो जी बाई टी इंटू वाई। तो ये कौन सा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल रो जी बाई टी इंटू वाई।
ये फोर्थ ऑप्शन को टिक करेंगे। लेकिन ये तो क्लासरूम के बाहर है, इसलिए सॉल्यूशन करने की हम हिम्मत कर पा रहे, बाकी है ना क्लासरूम में करना पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए ध्यान रखा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बस सबसे पहले इसको डायमेंशन से देखेंगे। डायमेंशन से अगर कोई ऑप्शन आ रहा है तो ठीक, डायमेंशन से अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है ना। क्वेश्चन करने के साथ साथ किस क्वेश्चन को छोड़ना वो भी स्किल तुमको आनी चाहिए। तो ये हमने नीट 2025 का सारा पेपर डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये पेपर काफ़ी टफ था, ठीक है, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन एक और चीज़ कि पेपर काफ़ी टफ तो था, लेकिन इसमें अगर ढंग से देखें तो इसमें 3-4 क्वेश्चन ही थोड़े से टफ थे। तो स्मार्टनेस ये है कि जो भी ऐसे टफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ वे क्वेश्चन है, बताओ ऐसा क्वेश्चन तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन पे लड्डू टाइप से लिखा नहीं होता है कि इजी है टफ है। तो ध्यान रखा कि कभी ऐसा आउट ऑफ वे क्वेश्चन जिसको हमने कभी देखा है सुना नहीं है, तो ऐसे टफ क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। अगर किसी स्मार्ट पर्सन ने ऐसे टफ क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो फिर अच्छे खासे इज्जत बचाने लायक मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर इन क्वेश्चन को स्किप करें तो लगभग 140-150 के लगभग तो मार्क्स फिजिक्स में लाए जा सकते हैं।